नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस खबर। दिन भर में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। गुजरात के बनासकांठा में मंगलवार को सुबह पटाखा फैक्ट्री में हुए भीषण ब्लास्ट में 21 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में सभी मध्य प्रदेश के हरदा जिले की हंडिया तहसील के रहने वाले हैं। जब हंडिया में मृतकों की खबर पहुंची तो पूरे जिले में मातम छा गया। एक दिन पहले ही यह मजदूर रोजी रोटी के लिए गुजरात गए थे। इधर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है और कहा है कि वे गुजरात सरकार के संपर्क में है। फैक्ट्री गुजरात के बनासकांठा जिले के डीसा कस्बे में धुनबा रोड पर है। 18 शव निकाले जा चुके हैं और 4 लोग गंभीर रूप से अभी घायल हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के वक्त वहां 30 मजदूर काम कर रहे थे। बढ़ते अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की है। साथ ही जिले को 932 करोड़ रुपए की 132 विकास परियोजनाओं की सौगात दी है। सरकार के 8 साल पूरे होने पर जनता से भी रूबरू हुए। इस मौके पर उनके साथ बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह, श्रम मंत्री अनिल राजभर, सहकारिता राज्य मंत्री और बरेली जिले के प्रभारी JPS राठौर भी मौजूद रहे। वासंतीय नवरात्रि की आज तृतीया तिथि है। इस अवसर पर जगत जननी मां भगवती के चरणों में नमन करते हुए मैं आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इन सभी लगभग 1000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करते हुए आप सभी को मैं बधाई भी देता हूं। बहनों और भाइयों, विकास की प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को आगे बढ़ाते हुए माननीय जनप्रतिनिधियों के द्वारा प्रयास करके जिन योजनाओं को बरेली के अंदर लाया जाता है, उन योजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास में आपकी खुशी के साथ सहभागी बनने का तो सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ ही, लेकिन स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़े हुए 2 महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का शुभारंभ करने का अवसर भी आज मुझे आपके बीच में प्राप्त हुआ है। आप सब जान सकते हैं, किसी भी सुसभ्य समाज के लिए, किसी भी विकसित समाज के लिए ये दोनों बुनियादी आवश्यकताएं अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर समाज सुशिक्षित है तो अपने विकास की अनंत संभावनाओं को स्वयं आगे बढ़ा लेगा। अगर समाज स्वस्थ है तो अपने आप को सशक्त बनाने की आधारशिला वह स्वयं खड़ा कर लेगा। और यह बरेली के अंदर आज मुझे इन दोनों कार्यक्रमों का शुभारंभ करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। शिक्षा के लिए एक नया सत्र प्रारंभ होने वाला है। आज से सभी स्कूल कॉलेजेज हमारे खुल रहे हैं और स्कूल का यह नया सत्र प्रारंभ होने पर इन नौनिहाल बच्चों का मैं स्वागत करने के लिए और वे स्कूल जा सकें, आप सभी बरेली वासियों को और बरेली के माध्यम से पूरे उत्तर प्रदेश वासियों का मैं आह्वान करूंगा कि इन बच्चों को अपनी आने वाली पीढ़ी के रूप में प्रस्तुत करते हुए, आने वाले भविष्य के रूप में प्रस्तुत करते हुए कोई बच्चा छूटने न पाए। और हम सबको स्कूल चलो अभियान के साथ जुड़ना होगा। इस विश्वास के साथ आज मुझे बरेली आने का अवसर प्राप्त हुआ है और ये जिम्मेदारी आप सबको मैं देने के लिए आया हूं। ये केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं, ये समाज की जिम्मेदारी भी बनती है कि समाज की इस जिम्मेदारी के साथ समाज भी इस बात को अपने ऊपर ले कि अगर कोई व्यक्ति, कोई बच्चा अनपढ़ रह जाता है तो समाज के लिए भी एक चुनौती है, राष्ट्र के लिए भी चुनौती है, उस परिवार के लिए तो चुनौती है ही है। लेकिन हम सबको इस बात को ध्यान में रखना होगा, अंततः इसका खामियाजा पूरे समाज को और अंततः देश को भुगतना पड़ता है। और इसीलिए 2017 में आने पर
हम लोगों ने अनिवार्य रूप से प्रारंभ किया। स्कूल का सत्र प्रारंभ होते ही हर जनप्रतिनिधि, हर शिक्षक स्कूल चलो अभियान के साथ जुड़ेगा, हर बच्चे को स्कूल पहुंचाएगा। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 2017 में जब बेसिक शिक्षा परिषद की स्थिति को हम लोगों ने देखा था, उस समय बेसिक शिक्षा परिषद की स्थिति अत्यंत खराब थी। तमाम स्कूल बंदी के कगार की ओर जा रहे थे। न टॉयलेट थे बालक बालिकाओं के लिए, न पेयजल की व्यवस्था थी, न फर्नीचर थी, न वहां के फर्श बने हुए थे। स्मार्ट क्लास और डिजिटल लाइब्रेरी की बात तो ये दूर की कौड़ी थी। और बहनों और भाइयों, आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, उत्तर प्रदेश में 2017 में 1,34,00,000 बच्चों ने केवल नामांकन कराया था। इसमें 60% बच्चे ऐसे थे जो कभी स्कूल नहीं जाते थे। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, स्कूल की कायाकल्प होने के बाद वक्फ संशोधन बिल का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। बिल 2 अप्रैल को सदन में कल दोपहर 12 बजे लोकसभा में पेश किया जाएगा। लोकसभा में इस बिल पर लगभग 8 घंटे चर्चा होगी। हालांकि विपक्ष ने 12 घंटे की चर्चा की मांग की है और साथ ही यह भी कहा है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो सदन से वॉकआउट कर दिए जाएंगे। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू जी ने कहा कि हम संसद में वक्फ संशोधन विधेयक पेश करने की तैयारी कर रहे हैं। बिल पर संसद के बाहर खूब विचार विमर्श हुए हैं। कांग्रेस बिल पेश होने से पहले बैठक कर रणनीति तय कर रही है। वह अपने सांसदों को व्हिप भी जारी कर दिया है कि लोकसभा में उनके सांसद 3 दिन मौजूद रहें। वहीं जेडीयू और टीडीपी ने भी बिल का समर्थन दे दिया है। जेडीयू और टीडीपी ने कहा है कि वक्फ संशोधन में पहले ही अपने सुझाव दे चुके हैं, जिसे जेपीसी स्वीकार भी कर चुकी है। जेडीयू ने अपने सांसदों को भी व्हिप जारी कर दिया है। एनडीए की गवर्नमेंट, जिसको चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान और जैन चौधरी सपोर्ट कर रहे हैं, ये वक्फ बिल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये वक्फ बिल आर्टिकल 14, आर्टिकल 25, 26, 29 का ग्रेव वायलेशन है। ये वक्फ बिल नहीं है, बल्कि ये वक्फ बर्बाद बिल है। और अगर चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान, जैन चौधरी इसकी तारीफ करेंगे तो वो अपने पॉलिटिकल रीजंस की वजह से या जो भी उनके नैरो रीजन को तारीफ कर रहे हैं नरेंद्र मोदी सरकार की, ये बात साबित हो जाएगी कि वो मुसलमानों की मस्जिदों को, दरगाहों को, खानखाहों को, रिवायती वक्फ प्रॉपर्टीज को लिमिटेशन तक अप्लाई करेंगे तो एनक्रोचर्स को रिवॉर्ड करेंगे। तो वो उसकी ये सपोर्ट कर रहे हैं। उनको ये देखना चाहिए कि ये सपोर्ट तो कर रहे हैं, मगर क्या आप 5 साल के बाद जब जाएंगे जनता के पास, क्या जवाब देंगे उनको? अब तो बिहार का चुनाव भी है। तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल। एक बात समझिए, वक्फ बाय यूजर सरकार निकाल रही है। हिंदू धर्म में मठ बाय यूजर, टेम्पल बाय यूजर अलाउड है, तो यहां पर क्यों अलाउ नहीं कर रहे आप? एकदम ठीक उन्होंने कहा है। एनडीए के सभी लोगों का ये विचार है कि वक्फ बिल जिस रूप में दिया गया था आपको कमेटी को, कमेटी ड्यू कंसिडरेशन के बाद हमको जैसा पता चला है कि जितनी भी कमेटियां आज बनी है सांसदों की, और 15 दिन में 20 दिन में वो लोग रिपोर्ट दिया है, इस कमेटी ने सब लोगों से दुगना समय लिया है और काफ़ी लोगों से कंसल्टेशन किया है और उसके आधार पर उन लोगों ने रिकमेंड किया है। रिकमेंडेशन क्या किया है वो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन उसी रिकमेंडेशन के आधार पर वक्फ बिल पेश होगा कल 2 तारीख को। हमारी भी मानना है कि जिस प्रकार से 370 का आया था, सब गुदाल कर रहे थे, कहा भाई एक पार्टिकुलर कास्ट के प्रति बड़ा विरोध का भावना है। आज 370 को सब समझ रहे हैं ना कि क्या था, सुन गए। उसी प्रकार से ये 3 तलाक वाला मामला था। सब लोग कहने लगे कि भाई मुसलमान विरोधी है, मुसलमान विरोधी है, मुसलमान विरोधी है। आज 3 तलाक से मुस्लिम महिलाएं कितना सशक्त हुई है, आज हिंदुस्तान नहीं संसार जान रहा है।
जो वक्फ बोर्ड पर जो बिल आ रहा है, ये बिल जो आम मुसलमान है उस मुसलमानों के फायदे का है। ये बिल मुसलमानों के विरोध में नहीं है। जानबूझकर अपोजिशन मतलब उनको मिसगाइड कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जो वक्फ बोर्ड है, वक्फ बोर्ड कुछ लोगों के हाथ में हमेशा रहा है, उसका फायदा गरीब मुसलमानों को होता नहीं है। सरकार की मनीषा ये है कि वक्फ बोर्ड के जमीन का फायदा, वक्फ बोर्ड के प्रॉपर्टी का फायदा सभी मुसलमानों को होना चाहिए। इसीलिए बिल लाया गया है। इसीलिए तमाम मुस्लिम कम्युनिटी को मेरा निवेदन है कि भाई ये बिल आपके विरोध में नहीं है, आपके डेवलपमेंट के लिए ये बिल है। और माननीय मोदी जी की सरकार मुसलमानों का सपोर्ट करती है, हम मुसलमानों के विरोध में नहीं है। कांग्रेस पार्टी का देखिए, जो हिंदुस्तान की संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं, उन व्यवस्थाओं के अंदर ही कानूनी रूप से, वैधानिक रूप से जो भी चीजें हैं वो मान्य करनी पड़ेंगी। कानून से ऊपर न धर्म हो सकता है, न संविधान से ऊपर धर्म हो सकता है। जिस प्रकार से वक्फ की अगर बात करें, वक्फ बोर्ड में निश्चित रूप से जो गरीब मुसलमान है वो भी उससे उसका भुक्तभोगी है, और उसको असली कानूनी जामा पहनाने का, ताकि उसका कोई दुरुपयोग न हो, एक सिस्टमेटिक स्वरूप मिल जाए, संवैधानिक रूप से उसको मान्यता मिल जाए। इस तरह की व्यवस्थाएं देने के लिए ही वक्फ बिल लाने के लिए प्रयास सरकार कर रही है। उसी को संसद में पूरी चर्चा कराने के उपरांत सभी इस पे कमेटी भी बनाई गई। कमेटी ने भी अपना मत दिया है। उसके बावजूद अब जब भी बिल पेश होगा, पार्लियामेंट के दोनों सदनों में भी सारे लोगों को अपनी बात रखने का अवसर मिलेगा। सारे लोग अपनी बात और तथ्य रखेंगे। नहीं, वक्फ बोर्ड के खिलाफ है हम लोग। इसलिए खिलाफ हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हर जगह हस्तक्षेप करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी हर जगह अपना कंट्रोल चाहती है। ये भारतीय जनता पार्टी किससे क्या कहलवा दे, किससे क्या करवा दे, ये भारतीय जनता पार्टी का कमाल है। देखिए, पूरे देश को भारतीय जनता पार्टी के इस दोहरे चरित्र और धोखे के बारे में जानना चाहिए। और मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, इन्होंने खुद ने 2009 के अपने मैनिफेस्टो में क्या लिखा है, पूरा देश इस बात को देख ले। 2009 के मैनिफेस्टो में बीजेपी ने खुद से लिखा है कि वो के रहमान कमेटी की रिपोर्ट को लागू करेंगे, उनकी रिकमेंडेशंस को लागू करेंगे। 2013 में जब बिल आया था, रहमान कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद जब बिल आया था, तो उस बिल को भी, ये देखिए आप, वक्फ प्रॉपर्टीज के ऊपर 2009 का मैनिफेस्टो है बीजेपी का, जिसमें ये रहमान कमेटी के रिकमेंडेशंस को लागू करने की बात कह रहे हैं। लेकिन वक्फ के बारे में जहां तक है, मैं समझता हूं कि ये गरीब मुसलमानों के लिए एक स्वप्न को पूरा करने जैसा है। ये उनकी बदहाली की अवस्था को ठीक करने वाला है। ये वक्फ में व्याप्त जो भ्रष्टाचार है, जो रियल एस्टेट और बिल्डर्स का जो काकस है, उसके शिकंजे से मुक्त कराने वाला है। ये गरीब मुस्लिम बंधुओं की शिक्षा, उनके रोजगार, उनके आवास, उनके पानी से लेकर सारी व्यवस्थाओं का एक रोड मैप होगा। और इसमें 1 इंच भी जमीन किसी भी वक्फ की ना तो सरकार ले रही, ना कोई और ले रहा है। We will let the bill come. देश प्रतीक्षा कर रहा है कि वक्फ संशोधन बिल शीघ्र से शीघ्र पास हो। कुछ लोग इस बिल को लेकर गफलत फैलाना चाहते हैं। यह बिल वक्फ को मजबूत बनाएगा, पारदर्शिता लाएगा, मुस्लिम समाज के यतीम बच्चे, बेवाओं और गरीब लोगों की खिदमत में काम आएगा। इसका विरोध राजनीतिक कारणों से हो रहा है, जबकि यह बिल मुस्लिम बेहतरी के लिए है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के जयराम रमेश, सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने के लिए योजना बनाई गई थी, बनाया गया और जबरदस्ती जल्दी से जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में उसको पास कराया गया। विपक्ष को हजारों पन्नों की रिपोर्ट एक दिन पहले दी गई, न पढ़ने का मौका मिला, न कुछ है, और बहुमत के बल पर उसको पास करा लिया। यहां भी करा लेंगे। इनका उद्देश्य यही है। जब से सत्ता में बीजेपी आई है, बीजेपी का उद्देश्य सिर्फ ये रहा है कि किस तरह से इस देश में सद्भाव बिगड़े।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रेस क्लब के क्रिकेट टूर्नामेंट में शामिल होने के लिए पहुंचे। इस दौरान सीएम धामी ने भी बल्ला उठाया और खूब चौके छक्के लगाए। इस दौरान सरकार द्वारा कई स्थानों के नाम बदलने की घोषणा पर सीएम धामी ने कहा कि लंबे समय से लोगों को इंतजार था कि जन भावनाओं, जन अपेक्षाओं और वहां की संस्कृति के अनुरूप उन स्थानों के नाम रखे जाएं। देवभूमि का जो मूल स्वरूप है, उनके प्रति जो लोगों की आस्था है, लोगों ने भी इसका स्वागत किया है। मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्रिकेट टूर्नामेंट में पहुंचे और जगह बदलने को लेकर भी सीएम धामी ने कई तरीके की बातें वहां पर कही हैं। उन्होंने कहा है कि जो उत्तराखंड की संस्कृति है, जो लोगों की अपेक्षाएं हैं, उनको देखकर ये नाम का बदलाव किया गया है। क्रिकेट टूर्नामेंट में आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए और उन्होंने भी बल्ला उठाकर खूब चौके छक्के लगाए। लंबे समय से लोगों को प्रतीक्षा थी कि जन भावनाओं के अनुरूप, जन अपेक्षाओं के अनुरूप, वहाँ की संस्कृति के अनुरूप और देवभूमि के मूल स्वभाव के साथ उन स्थानों के नाम रखे जाएं और जो देवभूमि का मूल स्वरूप है उसके प्रति लोगों की आस्था बढ़े, श्रद्धा बढ़े। उन क्षेत्रों के प्रति जहाँ के नाम बदलने की घोषणा की गई है, वहाँ के जो लोग हैं जिन्होंने समाज जीवन में अपना एक विशेष स्थान प्राप्त किया है, उन क्षेत्रों के लिए विशेष प्रयास किए हैं, उन क्षेत्रों से उनका लगाव रहा है। महापुरुषों के नाम, देवी देवताओं के नाम या देश के आंदोलन में, देश के स्वतंत्रता के आंदोलन में उनका नाम रहा है। ऐसे नामों को रखने के लिए घोषणा की गई है। मैं समझता हूं कि लोगों ने भी इसका स्वागत किया है। मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं कि हम उत्तराखंड हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बने, हर दृष्टि से लोगों की आस्था श्रद्धा यहाँ बनी रहे, उसका प्रयास हम निरंतर करते रहेंगे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के गौशाला और दुर्गंध वाले बयान पर सियासत गर्मा गई है। इसको लेकर सत्ताधारी बीजेपी के नेताओं ने सपा मुखिया को आड़े हाथों ले लिया है। बीजेपी एमएलसी सुभाष यदुवंशी ने अखिलेश यादव पर जोरदार हमला बोल दिया है। साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ काले पोस्टर भी लगवा दिए हैं। बीजेपी नेता सुभाष यदुवंशी ने यादव समाज के लोगों से अपील करते हुए कहा कि ऐसी सोच वालों का विरोध करें और उन्हें माफी मांगने पर मजबूर कर दें। बीजेपी के विरोध के बाद सपा ने पोस्टर वार शुरू किया। वाराणसी में सपा नेताओं ने पोस्टर और होर्डिंग लगाए। पोस्टर में अखिलेश यादव को भगवान श्री कृष्णा के रूप में दर्शाया गया है। तो अखिलेश यादव के दुर्गंध वाले बयान को लेकर अब बीजेपी एमएलसी सुभाष यदुवंशी की तरफ से भी पोस्टर वार शुरू हो गया है और उन्होंने लखनऊ में पोस्टर लगवाए और पोस्टर में साफ तौर पर अखिलेश यादव माफी मांगने की मांग वहां पर की गई है। तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की तरफ से भी अब होर्डिंग और पोस्टर लगने शुरू हो चुके हैं, जिसमें अखिलेश यादव को भगवान श्री कृष्ण का रूप दिखाया गया है। तो कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की सियासत में जो पोस्टर वॉर की लड़ाई थी वो लगातार जारी है और कुछ दिनों पहले जो देखा गया था, फिर से वही पोस्टर वॉर उत्तर प्रदेश के अंदर सियासी भूचाल मचाते हुए नजर आ रहे हैं। अजमेर जिले के बयावर में एक बड़ा हादसा हो गया। बलाड रोड स्थित सुनील ट्रेडिंग कंपनी में टैंकर से गैस खाली करते समय नाइट्रेट का रिसाव हो गया। बयावर में तेज फैक्ट्री के गोदाम में खड़े टैंकर से नाइट्रोजन गैस के लीक होने से कंपनी मालिक सहित 3 लोगों की मौत हो गई। 2 लोगों की हालत फिलहाल गंभीर बनी हुई है। हादसे से प्रभावित 60 से ज़्यादा लोग ब्यावर और अजमेर सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट कराए गए हैं। गैस के असर से कई पालतू जानवर और आवारा कुत्तों की भी मौत हो गई है। इस घटना से पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है। प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए फैक्ट्री के आसपास का क्षेत्र खाली कराया और प्रभावित लोगों को स्थानीय सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अधिकारी रिसाव के कारणों की जांच करने में जुटे हुए हैं और भविष्य में इसी तरह की घटनाओं को रोकने के लिए आगे के लिए सुरक्षा के उपकरणों को भी आकलन कर रहे हैं। वार्ड पार्षद हंसराज शर्मा ने कहा कि निवासियों ने उन्हें स्थानीय एसिड फैक्ट्री से
गैस रिसाव के बारे में सूचना दी। उन्होंने तुरंत फायर ब्रिगेड और प्रशासन को सूचित किया। इस हादसे में कंपनी मालिक सुनील सिंघल की मौत हो गई। वो रात भर गैस को नियंत्रित करने का प्रयास कर रहे थे। तबीयत बिगड़ने पर उन्हें अजमेर JLN हॉस्पिटल रेफर किया गया। सोमवार रात को ही इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। तो अजमेर के बयावर में ये हादसा हुआ है, जहां पर गैस रिसाव होने के कारण कंपनी के मालिक के साथ 3 लोगों की मौत हो गई। करीब हादसे में 60 से ज़्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। लोगों को सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है और जो अधिकारी हैं वो जांच पड़ताल में जुटे हुए हैं और आगे के लिए इस तरह की घटना ना हो, सुरक्षा के इंतजाम भी अच्छे करने से लगे हुए हैं। खबर हापुड़ से है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद हापुड़ परिवहन विभाग हापुड़ यातायात पुलिस के साथ सड़कों पर उतरा है और मानकों की पूर्ति की सड़क पर दौड़ रहे वाहनों पर कार्रवाई कर रहा है। ARTO रमेश चौबे ने बताया कि बिना फिटनेस, पॉल्यूशन और अन्य मानकों की पूर्ति किए जो वाहन चल रहे हैं उन पर सीज की कार्रवाई की जा रही है। वहीं TI छवि राव ने बताया कि बिना कागजात के चलने वाले वाहनों पर अभी तक 20 ऑटो और करीब 30 ई-रिक्शा को सीज किया गया है और अभियान लगातार जारी है। जो भी वाहन बिना कागजों के सड़क पर चलते पाए जाएंगे उन सभी पर सीज की कार्रवाई की जाएगी। जितने भी ई-रिक्शा और ऑटो जिनके की कागज़ ख़त्म है उनको हमने पहले जागरूक किया था। आज हमने TI साहब मिल के चेकिंग किया है। इसमें हमने जिनके कागज़ ख़त्म थे, फिटनेस, पॉल्यूशन, इंश्योरेंस, उनको हमने सीज किया है और जिनके कागज़ सही थे उनको हमने छोड़ दिया है। और हमारा सभी ऑटो और ई-रिक्शा वालों से अनुरोध है कि अगर आपके कागज़ सही हैं तो आप चालान करें। अगर आपके फिटनेस और इंश्योरेंस नहीं है तो उसको तुरंत आप करा लें, अन्यथा की दिशा में आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नहीं, ये इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है, ये सब हम सत्यापन करेंगे। सभी चालक का भी सत्यापन कराया जाएगा और ऐसे लोग जो कि वाहन नहीं चला सकते हैं उनको चलाने नहीं दिया जाएगा। भिलाई में हिंदू नववर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल रमेन डेका ने शिरकत की। इस कार्यक्रम को छत्तीसगढ़ी और भोजपुरी गीतों की प्रस्तुति से कलाकारों ने भक्तिमय माहौल बना दिया। राज्यपाल डेका और अन्य अतिथियों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियों को लुत्फ उठाया। इससे पहले राज्यपाल ने मंच पर स्थापित राम खाटू श्याम की प्रतिमा की पूजा की। इस अवसर पर विधायकों और अन्य जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक, गण और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। इसका आयोजन भिलाई केंडू पर्वत फाउंडेशन के प्रमुख और बीजेपी नेता ने किया। तो भिलाई में हिंदू नववर्ष को लेकर कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, जहां पर राज्यपाल डेका ने शिरकत की और बीजेपी नेताओं के अलावा और भी कई बड़े नेता मौजूद रहे। हिंदू नववर्ष पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जहां पर खाटू श्याम के भक्तों से पूरा माहौल भक्तिमय बना दिया और जो भी भक्तगण वहां पर पहुंचे सभी इस कार्यक्रम में जाकर खुश भी नजर आए। करेंगे पुनः आप सभी के इस अभिवादन करें हमारे करेंगे पुनः आप सभी के इस अभिवादन। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।